हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आज का दिन। हम लोग जो है मध्य एशिया को तो कवर कर ही रहे थे। मध्य एशिया में जो ईरान पे आपने आजकल देखने को मिल रहा होगा आपको कि 28 फरवरी से कैसे चल रहा है। हालांकि वो 28 फरवरी तो एक कहने की मात्र बात है। उससे पहले 2025 में ये सारी चीज़ें चल चुकी थी। वहाँ पे यूएस के द्वारा ऑपरेशन किया गया था वहाँ के परमाणु जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करने के लिए। ऐसा यूएस इसलिए कर रहा था कि उसको लग रहा था, अब ये मतलब अकॉर्डिंग टू द यूएस, वास्तविकता कुछ और है। तो उसको लग रहा था कि ईरान परमाणु से अगर लैस हो जाएगा तो अमेरिका को उससे आगे आने वाले समय में खतरा होगा, है ना। इसलिए उसने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें वहाँ के जो मेन व्यक्ति थे उनकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद से धीरे धीरे तनाव ये बढ़ता चला गया। इसराइल और अमेरिका, और ईरान और अमेरिका और ईरान के बीच में ये चलता चला गया और यह रूप पकड़ा 28 फरवरी को और अभी तो चल ही रहा है। इसके मद्देनज़र आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें हैं। वास्तविकता तो ये है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार अगर पूर्ण रूप से होते, अगर परमाणु हथियार से लैस होता तो आज जो युद्ध की कहानी है वो कुछ और ही होती, है ना, वो अलग चीज़ है। लेकिन यूएस जो बार बार कहता है, जैसे एक समय था जब भारत के द्वारा भी यह किया जा रहा था परमाणु जो संबंधित जो चीज़ें हैं या उसका परीक्षण जब किया जा रहा था, तो उस यूएस जो है उस समय प्रतिबंध भी लगाया था। तो वो हालांकि ये नहीं कि उसको खतरा था, बल्कि वह शुरू से ही उसकी यही रवैया रही है कि वह अगर उसके अलावा अगर किसी देश के पास है तो खतरा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यही आपको देखने को मिलेगा कि उसके अलावा अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हैं तो जो है पूरे विश्व के लिए खतरा है। उसके पास कितना हो तो खतरा नहीं है वो, और वो तो अलग बात है कि अगर किसी एक ही देश के पास पूर्ण रूप से पावर का केंद्रीकरण हो जाए तो वहाँ से कैसे निरंकुशता फैलती है और कैसे क्या चीज़ें होती हैं वह छिपी नहीं है ना। वो आजकल आप देखे भी होंगे जैसे चल रहा है, या इससे पहले जो टेरिफ वार चल रहा था वैसे। अब ये बताया जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान भी और आने वाले समय में ये जो है चाइना हो गया, रसिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, वो भी जो परमाणु सक्षम हो रहे हैं, मतलब परमाणु सक्षम कहने का मतलब कि और डेवलप हो रहा है परमाणु में, तो आने वाले समय में यूएस के लिए खतरा है। ये कुछ रिपोर्ट है उसमें बताए गए हैं और इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि आगे आने वाले समय में जैसे ईरान को टारगेट करके परमाणु हथियार से रिलेटेड ये चीज़ें कार्रवाई की गई, हो सकता है कि पाकिस्तान पर भी ऐसी कार्रवाई की जा सके, है ना। तो ये रिपोर्ट कैसा है, किस तरह के इंटेलिजेंस रिपोर्ट आए हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अगर पाकिस्तान पर भी होता है तो समझिए क्या होता है, क्या होगा अगर वैसे हो सकता है तो पाकिस्तान चाइना पोज बिगेस्ट न्यूक्लियर थ्रेट टू यूएस से तुलसी गैबर्ड, वहाँ की जो है आप देखेंगे यूएस इंटेलिजेंस चीफ हैं तुलसी गैबर्ड, उनके द्वारा वेडनेसडे को ये बातें कही गई हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। तो मार्च 2026 में अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निवेशक तुलसी गैबार्ड जो है वो अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में गवाही देते हुए ये बात कह रही थी कि आने वाले समय में जो है पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया और रसिया हो गया, वह कहीं ना कहीं जो परमाणु हथियार उनके पास से या डेवलप हो रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, वो आने वाले समय में यूएस के लिए खतरा है और इसलिए यूएस जो है पाकिस्तान पर भी कार्रवाई कर सकता है ना। वैसे में आपको इसमें बता दें कि पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी की जो मिसाइल है जिसका नाम है शाहीन थर्ड, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है कि इसका रेंज 2750 किलोमीटर के आसपास है, जो भारत का अधिकांश हिस्सों को कवर कर सकता है, पहुंचने के लिए पर्याप्त है। हालांकि भारत को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूँकि डरने की नहीं बल्कि उससे और मतलब टारगेटेड होने की ज़रूरत है। भारत के पास ऐसा नहीं कि आपने देखा भी होगा S-400 रसिया से लिया हुआ है, और भी जो है बहुत सारी मिसाइल्स हैं, आकाश हो गया और भी जो है ब्रह्मोस हो गया, तो बहुत सारे भारत के पास ऐसा नहीं कि हथियार की कमी है और पाकिस्तान जैसा देश जो है वो भारत को या भारत के पूरे हिस्से को टारगेट कर लेगा और भारत चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो रिपोर्ट बताया जा रहा है उसके मद्देनज़र आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी की टिप्पणी है इस्लामाबाद के परमाणु कार्यक्रम की उत्पत्ति की अगर बात किया जाए तो 1970 के दशक में हुई थी। 1971 के आसपास भारत पाकिस्तान युद्ध में उसकी हार और भारत की परमाणु प्रगति की प्रतिक्रिया थी। फिर 1998 में पहले परमाणु उपकरण चगाई फर्स्ट और सेकेंड का विस्फोट किया उसने। कभी परमाणु अप्रसार संधि या प्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत भी नहीं किया हुआ है ना।
और भारत का जो है आपको ये पता ही होगा कि कैसे परमाणु परीक्षण सफल हुए थे 2 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, एक अटल बिहारी वाजपेयी, उससे पहले इंदिरा गांधी जी थे, उनके सरकार में कैसे परमाणु परीक्षण किए गए थे और कैसे मतलब उतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद, उतने जो है सेंसन या कह सकते हैं प्रतिबंधों के बावजूद जो है भारत अपनी शक्ति वो प्रदर्शित कर सका या उस शक्ति में सक्षम हो सका। अब आप कहेंगे कि परमाणु हथियार सभी को रखना जरूरी क्यों है? ठीक है, नहीं रखना जरूरी है, लेकिन किसी एक के पास अगर रहेगा ना तो केंद्रीकरण हो जाएगा। और जो मैं बात कर रहा था कि उस समय युद्ध अनिवार्य हो जाता है, तो युद्ध अनिवार्य जो है जहाँ पे एक देश का जो है डिफेंस कमजोरी या एक देश के हथियारों में कमजोरी या सक्षमता में अगर कमी आती है, दूसरा देश में उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ से असंतुलन बदलता दिखाई देता है। और अगर पहले से ही वह लैस है या पहले से ही उसकी क्षमता पावर है, तो वहाँ पे युद्ध भी होने या मंडराने से पहले 2 बार सोचने की बात आती है, सोचने की नौबत आती है, या टकराने के बाद जल्द ही शांति की नौबत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।